हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो में। माइन गैसेस की सीरीज में ये हमारा 4th वीडियो है। इससे पहले हमने हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, स्टिंग डैम्प, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, इसके परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज से। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कलरलेस गैस होता है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता है, ऑर्डरलेस गैस होता है, कोई स्मेल नहीं होता, और ये स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, इसका टेस्ट स्लाइटली एसिडिक होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बोनिक एसिड गैस भी बोलते हैं। ठीक है, कार्बोनिक एसिड गैस भी इसे बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कर दे तो ये H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा। अब इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 1.519 होता है, यानी ऑलमोस्ट 1.5 गुना एयर के स्पेसिफिक ग्रेविटी के। ठीक है, एयर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 1 होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 1.519 होता है, यानी 1.5 टाइम्स होता है एयर के स्पेसिफिक ग्रेविटी के। यही रीजन है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लो लाइंग एरियाज में, माइंस में पाया जाता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लो लाइंग एरियाज में क्यों पाया जाता है। तो इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स होता है एयर के, इसलिए वो लो लाइंग एरिया में पाया जाता है। देखिए, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, TLV वैल्यू, STEL वैल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं पूछेगा, क्योंकि कई सारे वैल्यूज होते हैं, उनको याद रखना पॉसिबल नहीं है सारा। आपसे एग्जाम में ऑर्डर पूछ सकता है कि अगर माइंस में कई सारे गैसेस प्रेजेंट है तो कौन सा गैस सबसे ऊपर पाया जाएगा और कौन सा गैस सबसे नीचे। इन ऑर्डर यानी ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछेगा, आपसे ऑर्डर पूछ सकता है। इसलिए आपको ये सब ध्यान रखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 1.5 टाइम्स होता है एयर के, और ये लो लाइंग एरियाज में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये फेयरली सोल्यूबल इन वाटर होता है, और ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है अगर वाटर में डिसॉल्व होगा, तो जैसे हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था। और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो पानी में वो बढ़ जाती है अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो। देखिए, अगर हम CO2 को ज्यादा इनहेल कर ले तो क्या होता है कि ब्लड में जो वाटर वो उसके साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है, और उसके बाद वो H+ आयन और HCO3 में बाइकार्बोनेट में वो डिसोसिएट यानी टूट जाता है। ठीक है, यहाँ रिएक्शन देख सकते हैं, CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, उसके बाद फर्दर वो H+ आयंस और बाइकार्बोनेट HCO3- आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, यानी टूट जाता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन होता है, हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और इसी कारण जो ब्लड का pH है वो 7.35 से कम हो जाता है, यानी ब्लड का जो pH है वो एसिडिक होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? अब बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कोल और मेटल माइंस दोनों में पाया जाता है। अब इसके सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स है स्ट्रेटा इमिशन, स्ट्रेटा से निकलता है, कार्बोनेसियस मटेरियल होते हैं उसके ऑक्सीडेशन से, इंजन के कंबसन से, ब्लास्टिंग, फायर्स, एक्सप्लोजन और रेस्पिरेशन, इन सभी कारण की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो प्रोड्यूस होता है माइंस के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर होता है, जिस मिक्सचर में कार्बन डाइऑक्साइड जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो नेग्लिजिबल यानी 0 से 20% तक होता है, उस मिक्सचर को हम ब्लैक डैम बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिक्सचर को, जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 0 से 20% तक होगा, उसे हम ब्लैक डैम बोलते हैं। आपको ये टर्म याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट इस पर सवाल आते हैं। ब्लैक डैम किनके मिक्सचर को बोला जाता है? तो CO2 और नाइट्रोजन के मिक्सचर को हम ब्लैक डैम बोलते हैं। ब्लैक डैम जो है वो जनरली एयर से भारी होता है, लेकिन अगर उसमें जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो 5.25 से कम हो जाए, 5.25 से उसका अगर परसेंटेज कम हो जाए तो ये ब्लैक डैम है वो हल्का होने लगता है। क्लियर है? तो ये थे इसके जनरल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के ऊपर। तो इसके कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो अगर 0.03% होगा CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, जो कि नॉर्मल एयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो इससे बॉडी में कुछ इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन यही जो अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया जाए धीरे धीरे, अगर 0.50% रहा है तो जो लंग का वेंटिलेशन होता है, जो हम
इनहेलेशन करते वो 5% तक बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन फर्दर इंक्रीज हो 2% तक, तो जो लंग का वेंटिलेशन है वो और 50% तक बढ़ जाएगा। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 3% तक इंक्रीज कर दिया जाए तो लंग्स का जो वेंटिलेशन होता है वो डबल हो जाएगा, हैवी ब्रीदिंग, जोर जोर से सांस लेने लगेंगे। ठीक है, अब इसका कॉन्सेंट्रेशन 5% से 10% तक कर दिया जाए, अगर 5% से 10% तक कर दिया जाए तो हमें बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लगेगा। ठीक है, हेडेक, सिर में दर्द होने लगेगा। अगर 5% से 10% तक इसे कॉन्सेंट्रेशन को अगर इंक्रीज कर दिया जाए, या 5% से 10% तक अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन रहा, तो उस केस में हमें थकावट महसूस होने लगेगा। ठीक है, और हमारे सर में दर्द आने लगेगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन को 10 to 15% तक इंक्रीज कर दिया जाए, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 to 15% रहे, तो उस केस में क्या होगा? तो 10 to 15% में बहुत ज़्यादा जोर जोर से हम सांस लेने लगेंगे, ब्रीदिंग रेट बहुत इंक्रीज हो जाएगा, हमारे सर में दर्द देने लगेगा, हमारा दर्द देने लगेगा, सीवियर हेडेक। ठीक है, और कोलैप्स, यानी लास्ट में बेहोश हो जाएंगे अगर इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10% से 15% तक कर दिया जाए। तो ये थे इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। अगर अब हम बात करें इसके परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन की, यानी इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन DGMS द्वारा अलाउड है। तो अगर इसके परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू DGMS इसका जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन वो 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये वैल्यू आपको याद रखना है। इसका जो मैक्सिमम परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.5% होगा। एक और टर्म के ऊपर बात करते हैं, रेस्पिरेटरी कोसेंट। रेस्पिरेटरी कोसेंट क्या होता है? तो ये रेशियो होता है कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सपेल, यानी कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज किया, टू द कितना ऑक्सीजन हमने कंज्यूम किया। ठीक है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया और कितना ऑक्सीजन हमने कंज्यूम किया, इसके रेशियो को हम रेस्पिरेटरी कोसेंट बोलते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, रेस्पिरेटरी कोसेंट एक रेशियो होता है जिसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज किया और कितना ऑक्सीजन हमने कंज्यूम किया, इन दोनों के रेशियो को हम रेस्पिरेटरी कोसेंट बोलते हैं। सो ये था आज का वीडियो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।